ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब तक हमने ये जो अनुमान का जो प्रकरण है, जिसका उपयोग वाद में बहुत ज्यादा होता है, उसके अंतर्गत पक्ष क्या है, हेतु क्या है, साध्य क्या है, अनुमान का प्रयोग कैसे करते हैं और अनुमान करने के लिए व्याप्ति का उपयोगिता कैसा है, ये सब देख लिए हैं हमने। और आज हम ये देखेंगे, जब मैं अनुमान का प्रयोग करता हूं दूसरों को समझने के लिए, दूसरों के लिए मैं कैसा अनुमान करता हूं। अभी अनुमान हो गया, दो तरह का अनुमान हो जाता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान बोले तो खुद के लिए जो इन्फरेंस होता है, खुद के लिए जो हम जानते हैं, वो स्वार्थानुमान हो जाता है। जैसा दूर जो पर्वत है उसमें धूप जो आता है, धूम जो आता है, उसको देखकर मैं ये अनुमान कर सकता हूं कि वहां वन ही है। ये एक तरह का अनुमान है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, केवल मैं खुद के लिए जानूंगा कि वहां वन ही है। अभी मेरा बच्चा जो है वो मेरे पास आता है, उनको मैं समझाने के लिए जो प्रयत्न करता हूं उसको हम परार्थानुमान बोलते हैं। पर बोले तो जो अन्य व्यक्ति है उसको हम पर बोलते हैं। उसका उसके लिए जो हम अनुमान करते हैं वो परार्थानुमान होता है। इस परार्थानुमान में पंच अवयव है। पंच अवयव यहाँ जो आंग्ल भाषा में है ये आप पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं। इसमें अभी तक मैंने हिंदी भाषा में जो बोला उसी के विषय में है। और यहाँ ये भी बोला है कि द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग हैज टू एप्लीकेशन, स्वार्थानुमान एंड परार्थानुमान। ये भी जो हमने बताया वही। देयर आर 5 लॉजिकल स्टेप्स यूज्ड इन द सिलोगिज्म टू एस्टैब्लिश राइट नॉलेज। इसका अर्थ ये है, परार्थानुमान जो है उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, अच्छी तरह से उपादन करने के लिए 5 अवयव होता है। 5 अवयव बोले तो पार्ट, अवयव बोले तो पार्ट है। वो 5 अवयव भी वाक्य रूप अवयव है। 5 वाक्यों का उच्चारण करना पड़ेगा। वो 5 वाक्य क्या है हम एक बार देखें। उस 5 वाक्यों में प्रतिज्ञा है एक, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, 14 है उपनय और 5वां है निगमन। अभी 5 वाक्य है। हम एक उदाहरण लेके इन पांचों का भी समन्वय कैसा करना है आदौ देखेंगे। उसके बाद एक एक का अर्थ क्या है ये भी हम देखेंगे। अभी प्रथम का नाम है प्रतिज्ञा। हमारा जो पर्वत और उसके ऊपर वन ही का जो अनुमान है, वहां प्रतिज्ञा ऐसा होता है कि देर इज फायर बर्निंग ऑन द माउंटेन। इस पहाड़ के ऊपर अग्नि है। ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट बन जाता है। इसको मैं प्रतिज्ञा बोलता हूं। दूसरा हेतु। हेतु बोले तो रीजन। रीजन कैसा है? बिकॉज देर आर बिलोज ऑफ स्मोक अराइजिंग इन द डिस्टेंस। उसका अर्थ यह है कि बहुत दूर से मैं बहुत धूम को देख पा रहा हूं। बहुत दूर से मैं वो धूम को देख पा रहा हूं। ये मेरा हेतु बन गया।
और तीसरा है wherever there is smoke there is also fire as in a campfire or a bonfire। इसका अर्थ ये है जहां जहां धूम है वहां वन्ही है, जैसा कैंप फायर जो ये पाश्चात्य लोग जो हैं, और हम भी जब संक्रांति के दिन में करते हैं ना, वो सबको इकट्ठा करके होली के दिन में भी हम एक फायर लगाते हैं बाहर, उसको हम कैंप फायर या बॉन फायर कहते हैं। वो मेरा दृष्टांत हो गया है। दृष्टांत, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत और उदाहरण। दृष्टांत भी कह सकते हैं, उदाहरण भी कह सकते हैं। और 14 है सो ऑन दिस माउंटेन देयर इज स्मोक अराइजिंग। ये क्या है? दृष्टांत से मेरा जो पक्ष है उसको एक एप्लीकेशन करना, उसको तुलना करना, जैसा वो उदाहरण है वैसा ही मेरा पक्ष है। ये जो हम बोलते हैं यही 14 वाक्य में बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं उपनय। उपनय बोलते हैं। उपनय का अर्थ है एप्लीकेशन, हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी जिस व्याप्ति को मैं दृष्टांत में, उदाहरण में समझा हूं, उसी व्याप्ति को मैं यहाँ निरूपण कर रहा, वो मेरा एप्लीकेशन उपनय हो गया है। और 5वां है निगमन। निगमन का अर्थ ये है कंक्लूजन। देयरफॉर दिस माउंटेन इज ऑल राइट विथ ए फॉरेस्ट फायर। दिस माउंटेन पोसेसेस फॉरेस्ट फायर। ये जो प्रक्रिया है इसको हम पंच अवयव प्रक्रिया बोलते हैं। अभी प्रत्येक एक एक अवयव का अर्थ क्या है हम देखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है एक बार देखेंगे। आपको ये सब क्यों जानना है? क्योंकि इस कोर्स में आपको वाद के विषय पे जानना है। वाद, प्रतिज्ञा आदि अवयवों का ज्ञान नहीं है तो आप वाद में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। वाद में प्रवेश करने के लिए, वाद के बारे में जानने के लिए ये बहुत अहम चीज बन जाता है। प्रतिज्ञा जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो प्रपोजिशन इज द स्टेटमेंट ऑफ द थिंग टू बी प्रूव्ड। उसका अर्थ यह है कि ये प्रतिज्ञा जो है, इस वाक्य में मैं जिस चीज को प्रूव करना चाहता हूं, जिसको मैं स्थापित करना चाहता हूं, वो मैं वहां बोलता हूं। जैसा मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूं कि इस पहाड़ के ऊपर वन ही है, ये मेरा प्रतिज्ञा बन जाता है। और दूसरा देखिए रीजन। रीजन, इसको हेतु बोलते हैं, इज द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू प्रूव द प्रपोजिशन। जिसको मैं अभी अभी बोला उसको प्रूव करने के लिए जो रीजन है वही मेरा हेतु है। द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू प्रूव द प्रपोजिशन। अभी ये दोनों आप जानते हैं। दूसरा है हेतु। हेतु में मैं क्या बोलता हूं? क्योंकि इस पहाड़ में मैं धूम को देख पा रहा हूं, इसीलिए इस पहाड़ में वन्ही है। ओके, क्योंकि बोल के मैं जो बोलता हूं वही मेरा हेतु है। और तीसरा है एग्जाम्पल, उदाहरण। एग्जाम्पल इज अ जनरली एक्सेप्टेड इंस्टेंस ऑफ ए सिमिलर थिंग। ये बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल तो लोक प्रसिद्ध है, वही ओके। एग्जाम्पल तो सब लोग जानते हैं। जैसा मेरा होम शाला में धूम भी है वन्ही भी है, वैसा ही इस पर्वत में भी धूम भी है वन्ही भी होगा। ये मेरा उदाहरण हो गया। अभी उपनय चतुर्थ वाला है। उपनय, उपनय बोले तो एप्लीकेशन। consists, application, the sentence which is called application or upanaya consists of drawing the comparison। देखिए, उदाहरण और पक्ष, इन दोनों के बीच में जो साम्यता है उसको बोलने वाला है ये उपनय जी। उसके बाद आता है, अंत में आता है कंक्लूजन, निगमनम। इसको हम कंक्लूजन बोलते हैं।
प्रतिज्ञा और निगमन दोनों में साम्य है। प्रतिज्ञा में हेतु अंतर्गत नहीं है, निगमन में हेतु अंतर्गत है। So conclusion shows the convergence of the 4 previous steps of the syllogism towards the same judgment. जो मैंने स्टार्ट किया है उसको समाप्त करने के लिए जो जो चाहिए वो सब कंक्लूजन में होता है। क्योंकि मैं धूम को देख पा रहा हूं इसीलिए इस पर्वत में वन ही है। ये मैं हेतु को भी योजन करके, सब चीजों को योजन करके मैं अंत में जो बोलता हूं वो मेरा कंक्लूजन है। ऐसा 5 वाक्यों को उपयोग करके मैं दूसरों के लिए अनुमान जब करता हूं वो परार्थानुमान हो जाता है। यहां कोई डाउट है आपको? डू यू हैव एनी डाउट्स हियर? कैन आई मूव ऑन? यस सर। थैंक यू। सो ऐसा ही हमारे पास बहुत उदाहरण भी है। आंग्ल भाषा में यहाँ है, जॉन इज मॉर्टल। मॉर्टल बोले तो मर्त्य। क्या मर्त्य क्या क्या अर्थ है? मर सकता है। जो मर सकता है वो मॉर्टल है। इमॉर्टल कौन है? देवता जो है वो इमॉर्टल है। जॉन इज मॉर्टल बिकॉज ही इज ए मैन। वो एक आदमी है इसीलिए वो मर सकता है। ऑल मेन आर मॉर्टल सच एज सोक्रेटिस, नेपोलियन, किंग हेनरी एटसेट्रा। जो आदमी है वो सब मरता है, जैसा सो एंड सो। एंड 14 वाक्य है कि जॉन इज ऑल्सो ए मैन। देखिए, जॉन मेरा पक्ष है ना, ये जॉन भी एक पुरुष ही है, एक आदमी ही है। ऐसा जो अप्लाई मैं करता हूं इसको मैं उपनय बोलता हूं, इसी को एप्लीकेशन बोलते हैं आंग्ल भाषा में। और अंत में देयरफॉर ही इज मॉर्टल। देयरफॉर बोले तो ये आदमी है इसीलिए ये मर सकता है। और एक देखेंगे, फैसिज्म इज एन इविल आइडियोलॉजी। फैसिज्म जो है वो एक बुरी तरह का आइडिया है, क्योंकि बिकॉज इट हैज फ्लॉड डॉक्ट्रिन्स ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी एंड नेशनलिज्म। ये इसका हेतु बन गया है। इट रिजल्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द होलोकॉस्ट। ये उदाहरण बन गया। ऑल दिस वाज ड्यू डायरेक्टली टू फैसिस्ट आइडियोलॉजी। ये इसका उपनय हो गया। देयरफॉर फैसिज्म इज इविल। ये सभी जगहों में हमको एक मिलता है कि साक्षात इंद्रियों से इन सब चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं। साक्षात हमारा इंद्रियों से हम ये चीजों को समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं सकेंगे। उसी चीज में हम इन्फरेंस करते हैं, उन्हीं चीजों में हम अनुमान करते हैं। वो तो आप सब जानते हैं। और एक है ये जो पक्ष, साध्य और हेतु, ये सब आप जानते हैं कैसा समझना है, कैसा उसको फाइंड आउट करना है, ये सब आप जानते हैं। ये एक आपको क्या बोलते हैं, नोट्स जैसा भी उपयुक्त होगा। एक बार इनको आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसके बाद में एक और चीज को बोलना चाहता हूं। वो चीज है साक्षातवाद में जाना। साक्षातवाद में हम कैसा जा सकते हैं वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट। हाँ, अब तक हमने वाद के लिए जो जो चाहिए वो सब पढ़ रहे थे। अभी हम साक्षातवाद में ही जाएंगे। हाँ, वाद बोले तो क्या है? वाद एक तरह का संवाद है। हम सब बोलते हैं ना संवाद। संवाद बोले तो क्या है? संवाद बोले तो दो व्यक्तियों के बीच जो वाक्य रूप का ट्रांजैक्शंस होता है वो संवाद है। जैसा हमारे बीच भी जो वाक्यों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं एक बोल रहा हूं, आप और एक वाक्य बोल रहे हैं। मैं स्वागत बोल रहा हूं, आप सब नमस्कार बोल रहे हैं।
मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको कुछ डाउट है क्या, आप बोल रहे हैं है तो है बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं है बोल रहे हैं। इस तरह का जो वाक्यों का ट्रांजैक्शन है उसी को हम संवाद कहते हैं। उसी संवाद का और एक नाम है कथा। कथा नाम पूर्वोत्तर वाक्य संदर्भ। पूर्व उत्तर दो पक्ष है, पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है, दो पक्ष है। इन दो पक्षों के बीच जो वाक्यों का ट्रांजैक्शन है उसी को हम कथा बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। ये जो कथा है वो तीन तरह का कथा है। कैसा तीन तरह का कथा है? जो है वाद, जल्प और वितंड। वाद, जल्प और वितंड, इनको ही हम संस्कृत में ऐसा बोलते हैं कि वादः जल्पः वितंडा बोलते हैं। वितंडा को ही वितंडवाद भी कहते हैं। इन तीन चीजों में प्रत्येक का एक अर्थ है। वाद का अर्थ क्या है, जल्प का अर्थ क्या है, ये सब आप जानने वाले हैं अभी। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वांस जो है उन्होंने इस वाद का डेफिनिशन और कथा का डेफिनिशन ये सब बहुत अच्छी तरह से बोले थे। हाँ, हम यहाँ एक विषय को देखेंगे, नाना वक्तृक पूर्वोत्तर वाक्य संदर्भ। यहाँ जो अंत में है ना, नाना वक्तृक पूर्वोत्तर वाक्य संदर्भ, ये एक डेफिनेशन हम अच्छी तरह से समझेंगे। वक्ता बोले तो जो बोल रहा है वो वक्ता है। यहाँ कितने वक्ता चाहिए? नाना वक्ता, बहुत वक्ता चाहिए, न केवल एक किंतु अनेक वक्ता चाहिए, वही नाना वक्ता हो जाता है। नाना वक्तृक पूर्वोत्तर वाक्य संदर्भ, वाक्यों का जो संदर्भ है, संदर्भ बोले तो समुदाय, संग्रह, वाक्यों का संग्रह चाहिए। वो कैसा होना है? पूर्वोत्तर होना है। अभी देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं तो मेरा शिष्य जो है वो उसका ही उटंकन करके और कुछ बोल रहा है तो वो कथा नहीं होता है। पूर्व उत्तर, वहां दो पक्षों का जरूरत है। ओपोनेंट्स बोलते हैं ना आंग्ल भाषा में, दो ओपोनेंट्स का वहां जरूरत है। एक बोलता है कि उस पर्वत में वन ही है, दूसरा बोलता है कि उस पर्वत में वन ही नहीं है। ऐसा जो पूर्व विभिन्न पक्षों का संदर्भ ही हम कथा जैसा मान सकते हैं। ये एक विषय हो गया। इसमें प्रथम टाइप जो है उसको हम वाद बोलते हैं, संस्कृत में वादः। क्या उसका अर्थ क्या है? उसका अच्छी तरह की एक डेफिनेशन भी है। हम पहले उस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझेंगे। प्रमाण तर्क साधनोपालंभः सिद्धांताविरुद्धः पंच अवयवोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहः वादः। ये संस्कृत में उसका अर्थ है। एक एक चीज का अर्थ क्या है हम ये समझने की प्रयत्न करेंगे। अभी इस सूत्र में अंत में जो है पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह है। पक्ष बोले तो एक विषय है पक्ष, यहाँ जैसा पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष है ना, वैसा एक अपोनेंट को, एक डिबेटर को हम देखेंगे तो वो पक्ष हो जाता है। उसका अपोनेंट जो है वो प्रतिपक्ष हो जाता है। पक्ष प्रतिपक्ष बोले तो अपोनेंट ए एंड अपोनेंट बी, डिबेटर ए एंड डिबेटर बी। अभी उत्तर प्रदेश में और काफी जगहों में इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शन के समय पे क्या होता है, एक नेता कुछ बोलता है और दूसरा नेता उसका समाधान करता है।
ये दोनों के बीच हम पक्ष और प्रतिपक्ष भाव है ऐसा हम मान सकते हैं। एक पक्ष हो जाता है और दूसरा प्रतिपक्ष हो जाता है। और अभी देखिए, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, when two contrary particular characters are alleged to subside in the same substram, they are called paksha and प्रतिपक्ष। उसका अर्थ बहुत सिंपल है। एक ही विषय में विरोध करने वाले दो व्यक्ति हैं तो वो पक्ष और प्रतिपक्ष हो जाते हैं, which can be called as conception and counter conception। विषय है और दूसरा है काउंटर कॉन्सेप्शन, प्रति विषय, विरुद्ध विषय। एक बोल रहा है कि पहाड़ के ऊपर वन ही है, दूसरा बोल रहा है कि पहाड़ के ऊपर वन ही नहीं है। ये अभी हो गया कंसेप्शन एंड काउंटर कंसेप्शन हो गया। दिस असर्टिंग ऑफ टू कॉन्ट्ररी कैरेक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वादा। वाद में ये बहुत अहम चीज है। वाद का ये प्रथम कैरेक्टर है कि वहां एक पक्ष भी हो और प्रतिपक्ष भी हो, एक कॉन्सेप्ट भी हो, उसका काउंटर कॉन्सेप्ट भी हो। इन दोनों के बीच में कुछ संवाद होता है वाद में। ये इसका पहला कैरेक्टराइजेशन है। और आप पूछ सकते हैं, ये जो पक्ष और प्रतिपक्ष का संदर्भ है ये केवल वाद में ही नहीं, जल्प में ही हो सकता है। जल्प बोले तो जो व्यक्ति केवल विजय पाने के लिए उसके जो काउंटर पार्ट है, उसके जो प्रतिपक्षी है, उसके ऊपर विजय पाने के लिए ही जो संवाद करता है, वो भी वहां भी पक्ष और प्रतिपक्ष का संदर्भ है। इसीलिए केवल एक कैरेक्टराइजेशन काफी नहीं है, इसीलिए दूसरा भी यहाँ आ गया है जो है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। प्रत्येक एक एक पद का यहाँ सार्थक्य है। प्रमाण तर्क साधन उपालंभ बोल के। आप सब प्रमाण का भी क्लास सुन रहे हैं। प्रमाण बोले तो मीन्स ऑफ नॉलेज। एक ज्ञान को पाने के लिए जो साधन होता है वो प्रमाण हो जाता है। जैसा मेरा आंख एक प्रमाण है, मेरा कान एक प्रमाण है, अनुमान एक प्रमाण है, शब्द एक प्रमाण है। इस तरह का 4 प्रमाण है। वो प्रमाण हो गया। और तर्क, तर्क बोले तो क्या है? तर्क बोले तो लॉजिक है। वो भी क्या है? अभी देखिए, हमने पिछले पाठ में भी इसका जिक्र किया था कि किसी एक व्यक्ति ये बोलता है कि इस पहाड़ में मैं धूम को अंगीकार करता हूं, धूम है मैं मानता हूं, फिर भी यहां वन ही नहीं है बोलता है। धूम को मानता है, वन ही को नहीं मानता है। जिसको देख सकता है उसको मानता है, जिसको नहीं देख सकता है उसको नहीं मानता। अभी इसको मैं कैसा डील करूं? मैं ये बोलता हूं, भाई देखो, यदि यहां वन ही नहीं है तो धूम भी नहीं हो सकता, क्योंकि धूम के लिए वन ही कारण है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। मैं एक तर्क उसको देता, मैं एक लॉजिक उसको देता। यहां वन ही नहीं है तो धूम भी नहीं हो सकता, फिर भी आप धूम को मान रहे हैं, इसीलिए आपको वन ही को भी मानना पड़ेगा। ऐसा जो है उसको ही हम तर्क बोलते हैं। तर्हि इस जो वाद है, इस वाद में प्रमाणों का भी उपयोग होता है, तर्क का भी उपयोग होता है। प्रमाणों का और तर्क का उपयोग करके जो संवाद में करता हूं, जो पक्ष प्रतिपक्ष का उपस्थापन में करता हूं, जिस संवाद में वो सब होता है उसको हम वाद कह सकते हैं। ये इसका अर्थ है।
इसका अर्थ एक वाक्य में बोलना है तो इन विच देर इज सपोर्टिंग, एस्टैब्लिशिंग एंड कंडेमनिंग इज डन बाय मीन्स ऑफ प्रूफ एंड रीजनिंग, वो वाद है। जिस संवाद में पक्ष को या प्रतिपक्ष को स्थापन करने के लिए प्रमाणों का और तर्क का उपयोग करते हैं, वो वाद है। ये इसका दूसरा कैरेक्टराइजेशन। जैसा किसी एक व्यक्ति आके भारत देश का वर्णन कीजिए ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे चाइना जो है उसका नीचे जो राज्य है वो भारत देश है, ये एक डायमेंशन है। श्रीलंका जो है उसका ऊपर जो है वो भारत देश है, ये मेरा दूसरा कैरेक्टराइजेशन है ना। इसी तरह हम वाद का भी कैरेक्टराइजेशन करना है, वाद का भी डेफिनेशन बनाना है, वाद का भी निरूपण करना है, तो बहुत ही डायमेंशन में उसका निरूपण करना आवश्यक है। ऐसा इसीलिए पहला कैरेक्टराइजेशन ये है कि वाद में पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, दोनों का भी जिक्र होता है, वो विरुद्ध होता है। दो चीज जो विरुद्ध है, पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाते हैं, उन दोनों का जिक्र जहां होता है वो वाद है। ये पहला है। दूसरा क्या है? यहां पक्ष और प्रतिपक्ष का निरूपण करने के लिए प्रमाणों का और तर्क का भी उपयोग करते हैं। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ। साधन बोले तो उसको साधन इंस्ट्रूमेंट है, साधन। पक्ष और प्रतिपक्ष को स्थापन करने के लिए मैं प्रमाणों का और तर्क का उपयोग करता हूं, तो वो मेरा वाद बन जाता है। ओके, ये मेरा दूसरा है। तीसरा क्या है? सिद्धांता विरुद्ध। देखिए इस वाद में अभी देखिए एक आस्तिक और नास्तिक के बीच में वाद हो रहा है। आस्तिक का अर्थ यह है कि जो बंदा भगवान को मानता है, जो व्यक्ति वेदों को मानता है, वो आस्तिक बन जाता है। जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, मरण के बाद पुनर्जन्म को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। अभी इन दोनों के बीच जब वाद होता है, दोनों का ही जो सिद्धांत है उसमें विरोध, क्या बोलते हैं, सिद्धांतों को टच नहीं करना है। अभी नास्तिक जाके आस्तिक के पास ये नहीं कह सकता है कि तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम भगवान को मानते हो, और आस्तिक जाके नास्तिक को नहीं बोल सकता है कि तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम भगवान को नहीं मानते हो। फिर भी ये दो लोग दूसरे चीज में वाद कर सकते हैं। जैसा ये दो लोग मिलकर ये वाद कर सकते हैं कि इस प्रपंच में कितने पदार्थ हैं, मरण बोले तो क्या है। दोनों के सम्मत जो चीज है, दोनों को भी मरण है, दोनों को भी जो सम्मत है उसी के ऊपर वाद हो सकता है। आस्तिक जाके नास्तिक का सिद्धांतों को क्या बोलते हैं, सिद्धांतों के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है, और नास्तिक जाके आस्तिक का सिद्धांतों पर प्रहार नहीं कर सकता है। फिर भी ये दो लोग जो है उनका जो जो सिद्धांत है उसको लेकर ही दूसरे विषय पे वाद कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर भी हम जब अन्य प्रकार का कथा में प्रवेश करते हैं ना, वहां आपको समझ में आ जाता है। अभी उदाहरण के लिए जल्प है। जल्प में मेरा परम प्रयोजन क्या है? जल्प में मेरा परम प्रयोजन यही है कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में जीत पाऊं। आई शुड बी विनर ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। दैट विल बी ओनली टास्क आई हैव। इसीलिए मैं क्या कर सकता हूं?
मेरा जो अपोनेंट है, मैं जिससे बात कर रहा हूं, उसके सिद्धांतों पे भी मैं प्रहार कर सकता हूं। जल्प में, वितंडा में भी मैं वो कर सकता हूं, फिर भी वाद में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परम लक्ष्य है, वाद का परम लक्ष्य है सत्य को खोजना। सत्य को खोजना ही वाद का परम लक्ष्य है। इसीलिए आप देखेंगे तो बौद्ध और वेद धर्मों के बीच में बहुत वाद हुआ था। इसीलिए हम हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत राजाओं ने बौद्ध धर्म का आलंबन किया है, जैसा अशोक, जैसा उड़ीसा में कलिंग, ऐसा बहुत राज्यों ने बौद्ध धर्म का आलिंगन कर लिया है। फिर भी उसके बाद जब शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म का पुनस्थापन करे किए थे, उस समय पे केवल वाद से ही वो बौद्ध धर्म भारत देश से चला गया। केवल वाद से ही, वहां कुछ युद्ध नहीं था, केवल वाद था। वाद वो कैसा करते थे, उनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत को अविरुद्ध करते हुए, सिद्धांतों के ऊपर प्रहार न करते हुए, एक एक चीज को लेकर, जिस चीजों में उनका सम्मति है, दोनों पक्षों का सम्मति है, उन चीजों पे वो वाद करते थे और विजय पाते थे और सत्य का खोज कर रहे थे। सत्य का खोज जब करते हैं, सत्य का उद्भव जब होता है, तब उसी का प्रतिष्ठापन हो जाता है। इसीलिए वाद में हम सिद्धांतों का विरुद्ध नहीं करते हैं। इसीलिए उसमें एक लक्षण ऐसा दिया कि सिद्धांत अविरुद्ध। Both the parties should not employ proofs or reasons which contradict their primary doctrine. उनका जो अहम सिद्धांत है, उसके ऊपर प्रहार नहीं करना है। ये करेंगे तो क्या होगा, वाद ट्रूथ नहीं आएगा, सत्य का उद्भव नहीं होता है। ओके, ये एक हो गया। और 14 है पंच अवयवापन्न। पंच बोले तो पांच जो अवयव है, क्या क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, बोले के 5 अवयव जो है, उन पांचों अवयवों का उपयोग करना भी चाहिए। ये नहीं करेंगे तो सत्य का उद्भव नहीं होता है। ये नहीं करेंगे तो मेरा मन में जो अनुमान है वो मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं ये पांचों का भी उपयोग करता हूं। और वाद किस लिए करना है? तत्व बुभुक्षोः कथावाद। द मेन पर्पस ऑफ वादा इज टू ascertain the essence of any subject. एसेंस बोले तो सत्य है, तत्व है। तत्व को बाहर लाने के लिए, सत्य को बाहर लाने के लिए हम वाद करते हैं। अभी बोलिए, कुछ प्रश्न है क्या? अभी तक कुछ प्रश्न नहीं है ना? नहीं सर। हम क्या करेंगे, हमने जो नोट्स आपसे शेयर किया है वो नोट्स एक बार देखिए। उसके बाद फिर कुछ डाउट आएंगे तो मेरे पास अग्रिम कक्षा में आप पूछ सकते हैं। इसी अंतर में आज ही आपको असाइनमेंट के लिए जो है वो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ बोलने वाले हैं आरती जी? नहीं सर, समझ में आ गया ना? थैंक यू। ओके जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। फिर मिलेंगे, नमस्ते। सर असाइनमेंट का कब तक सबमिट करना है?
असाइनमेंट एक एक हफ्ता में सबमिट कर सकते हैं आप, 1 वीक। धन्यवाद।